पहले सीधा रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का, जो लोग इस वक्त इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और इस वक्त मेरे साथ निरंजन पोद्दार साहब भी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन जी, आपसे मैं एक सीधा सवाल कि राउज़बनी कोर्ट का जब फैसला आया और आज जो फैसला क्या है कि जो भी टिप्पणियां हुई, जो भी नोटिस हुआ है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि आज जब फैसला आया तो उसको दोनों पक्ष, बीजेपी की तरफ से हमने जो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि सत्य की आखिर जीत होती है। कांग्रेस पार्टी ने कुछ और बात कही। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि भाई देखो, हमारे लिए तो हुआ कि ईडी के जो लोअर कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी मामले में तब तक जांच नहीं होगी जब तक ये मामला चल रहा है। तो नोटिस एक प्रक्रिया का हिस्सा है। आपके हिसाब से क्या चेंजेस आए पिछले 3-4 दिनों में? देखिए धर्मराज जी, अब सही बात पूछेंगे तो आप यकीन मानिए कि जो राजनीति के अंदर भ्रष्टाचार की जो बात होती है ना, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से कुछ भी बोलना एक ऐसा लगता है कि कहीं हम ये जो नीति है इसके अंदर कहीं ना कहीं हम लोग भी मैंने कर तो लिया, पिन करो ना इसको, मेरे पास वॉल्यूम भी। तो यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि राजनीति के अंदर जो तंत्र मंत्र षड्यंत्र का जो एक सिस्टम चलता है, कहीं ना कहीं हम भी इसके अंदर चाहे अनचाहे भागीदार बन जाते हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूं धर्मराज जी कि मुझे नहीं लगता कि राजनीति में आज तक कहीं कोई घोटाला हुआ है। मैं सन 1952 के जीप घोटाले से लेकर के, उसके बाद में 1987 के बोफोर्स घोटाले से लेकर के कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, 5G घोटाला, जीजाजी घोटाला और अब उसके बाद में लिकर घोटाला। और मतलब सही बात पूछेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कोई घोटाला राजनीति में होता ही नहीं है। जो लोग राजनीति में आते हैं फटे हाल आते हैं, हवाई चप्पल पहन करके आते हैं और उसके बाद में प्राइवेट जेट पे उड़ना चालू कर देते हैं। सत्ता के बाहर होने के बाद में भी जिस तरीके से अपने प्राइवेट जेट, अपने हेलीकॉप्टर, जिस तरीके से पूरी गाड़ियों का काफिला, और आप यूं मान के चलिए कि जिसको ये अपना पारितोषिक बताते हैं, जिसको ये अपना जो मानदेय बताते हैं, उससे ज्यादा की तो ये इनके यहाँ चाय का खर्चा हो जाता है। और जो करोड़ों अरबों की संपत्ति तो इनको फिर परमात्मा घर में वैसे ही छप्पर फाड़ के दे देता है। कोई घोटाला कुछ होता नहीं है। ये केवल और केवल समझ लीजिए आपके और हमारे सबके लिए एक केवल चर्चा का विषय है ना। कोई, मेरा ये मानना है ये जो एजेंसियां हैं ये भी फालतू की सरकारों ने पैसा खर्च करने के लिए रखी हुई है। जो कोर्टें हैं, कचहरी है, सारी की सारी जो चीजें हैं वो एक आम आदमी के लिए लागू है। कि हमारे यहाँ तुलसीदास जी ने कहा है ना कि समरथ को नहीं दोष घुसाई। तो उस तरीके से जो सामर्थ्यवान है, और इस देश के अंदर सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान राजनीतिक दल है, अब उसके अंदर चाहे आरोप लगाने वाले हो, चाहे गाल बजाने वाले हो, कोई भी हो, आप इसको किसी को भी कह सकते हैं। आज अगर हाई कोर्ट की बात करें और इस लिकर घोटाले की बात करें तो धर्मराज जी, मेरे को तो ये चीज समझ में नहीं आई कि अब इसके ऊपर कानूनी से ज्यादा मेरे को ऐसा लगता है कि राजनीतिक पहलू अभी ज्यादा बन गया है। क्योंकि सीबीआई हाई कोर्ट गई है, हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के ऊपर मेरे हिसाब से तो स्टे लगाया नहीं है। अगर इतना उनको लगता, सीबीआई की कन्विंसिंग अगर उनको लगती तो उस फैसले के ऊपर स्टे लगता ना। और सबसे बड़ी बात क्या है धर्मराज जी, ना सीबीआई ने जिसने केस बुक किया लालच में दिया भाई, लापरवाही की तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी वो उस कोर्ट के ऊपर। और अगर उसने कहीं कोई किसी प्रकार से लोभ या लालच में प्रभावित होकर के दिया तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। और जितने मामले 2014 से पहले, सरकार में आने से पहले, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि भाई 2 लाख करोड़ का घोटाला ये, 4 लाख करोड़ का घोटाला ये, 5 लाख करोड़ का घोटाला ये, और विदेशों के अंदर इतना काला धन, मेरे हिसाब से तो नरेंद्र मोदी जी का
जो सबसे बड़ा लोगों को जो सपना जो इन्होंने दिखाया था वो ये दिखाया था कि मैं विदेशों से अथाह काला धन लेके आऊंगा, लेकिन वास्तविकता क्या हुई 2014 में सरकार बनाने के बाद में इस देश की जो आम जनता है उनके जेब टटोलने लग गए भी तेरी जेब में कितने पैसे, यानी कि कुछ गंदी मछलियों को पकड़ने के लिए पूरा का पूरा तालाब सुखाने पे उतारू हो गए थे। जिसका परिणाम हुआ कि जो हमारी जो जीडीपी जो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार को विरासत में जो 6.5% मिली थी वो जाकर के 4.25% 4.2 के आ गई थी 2019 आते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो कहां है, वो सारे के सारे जो घोटाले नरेंद्र मोदी जी ने बताया उनके ऊपर FIR कहां है। उल्टा 2G घोटाले के अंदर तो कनिमोजी और ए राजा बरी होते हुए देखे हमने इन्हीं के राज्य में शासन काल में। अगर मान लीजिए इन्होंने पैरवी, इनकी एजेंसियों ने पैरवी सही नहीं की, चाहे इस लिकर घोटाले की बात करें, चाहे 2G घोटाले की बात करें या तमाम घोटाले की बात करें, अगर उन एजेंसियों ने पैरवी सही नहीं की तो उन एजेंसियों के अधिकारियों पे क्या कार्रवाई की, उनके वो प्रमोशन रोके गए क्या, उनके कोई सैलरीज रोकी गई क्या? अगर मान लीजिए उन्होंने सही कार्रवाई करी और उसके बाद में भी अगर वो घोटाले साबित नहीं हुए तो फिर मुझे एक बात बताइए, क्या देश की जनता को केवल मूर्ख बनाया गया था कि ये घोटाला वो घोटाला? अब कैसे विश्वास हो कि आज जो अनिल गुप्ता जी यहाँ चैनल के ऊपर बैठ करके कह रहे हैं वो सारी की सारी चीजें जो है हम जनता किस आधार पे मान ले? धर्मराज जी इस बात को बताइए मुझे आप। अब फिर सालों साल ये मामला हाई कोर्ट के अंदर चलेगा और उसके अंदर इसी तरीके से राजनीति होगी। हाई कोर्ट की कोई टिप्पणी आएगी, सीबीआई अपनी दलील रखेगी, बचाव अपना दलील रखेगा, आप और हम डिबेट करेंगे, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करेंगी, अपने अपने हिसाब से उसको अपनी जीत बताएंगी। कहने का तात्पर्य ये है धर्मराज जी, मेरे को तो ऐसा लगता है कि अब इस घोटाले वाले मामले को राजनीति से सफा कर देना चाहिए। ये कह देना चाहिए कि राजनीति में जो भी आ गया, राजनीति के अंदर जिसकी भी जो भी अधिकृत रूप से पावरफुल हो गया वो कहीं कोई घोटाला वो करता ही नहीं है, किसी का कोई घोटाला होता ही नहीं है। इसके अंदर चाहे आप स्वर्गीय अजित पवार जी की बात कर लीजिए। चलिए सर, मैं आता हूँ जा से पहले एक पॉइंट निरंजन जी आपसे समझना चाह रहा हूँ। सर देखिए, कोर्ट कचहरी का मसला है और जो लेमैन देश का होता है वो इतनी तकनीकी चीजों को नहीं समझता। उनके लिए बड़ी ब्लैक एंड व्हाइट है कि कोर्ट ने बोला दोषी, कोर्ट ने बोला भाई नहीं दोषी नहीं, बस यही दो चीज जानता है। और जब लोअर कोर्ट में 5 साल लगा तो अभी तो हाई कोर्ट में भी कितने टाइम लगेगा पता नहीं। और उसमें फिर आप क्योंकि दोनों तरफ से तो धुरंधर है, ऐसा नहीं कि एक तरफ धुरंधर है दूसरा पक्ष एकदम कमजोर है। तो अभी तो दूसरे तरफ के भी लोग खड़े होंगे। अभी नोटिस हुआ है, नोटिस का जवाब क्या दिया जाता है, उस नोटिस का जवाब जब जाएगा उस पर फिर काउंटर क्या होता है, मसलन घूम फिर के बात वहीं पर आ जाती है जो 2020 में था। देखिए धर्मराज जी, आज की तारीख में अगर इस लीकर घोटाले की बात करें तो देखिए ऐसा है, इसके ऊपर जितना आप मंथन चिंतन जितना इसका आप विश्लेषण करेंगे ऐसा लग रहा है कि आपका सिर घूम जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिनका जवाब कहीं है ही नहीं, किसी के पास नहीं है। मुझे एक बात बताइए, लोअर कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केवल आपने किसी को गवाह बना लिया और गवाह के आधार के ऊपर आपने एक पूरा का पूरा केस फ्रेम कर दिया। तो लोअर कोर्ट को मैं मेरे तो समाज में मेरे तो चीज ये समझ में नहीं आई कि लोअर कोर्ट ने जब 10 महीने 1.5 साल 1.25 साल इनको आरोपियों को जब जेल में रखा था, लोअर कोर्ट को उस टाइम समझ में नहीं आई कि लोअर कोर्ट की ये चीज उस टाइम नहीं दिखाई दी। जिस टाइम उन्होंने चार्ज फ्रेम किए थे, चार्जशीट पेश करी, उस टाइम उनको उस चार्जशीट के अंदर कैसे दम दिख रहा था? हाई कोर्ट कैसे कंडीशनल बेल दे रहा था? हाई कोर्ट कैसे उस टाइम विरोधाभासी टिप्पणी कर रहा था? और आज कह रहे हैं कि तो मामला बनता ही नहीं। कहने का तात्पर्य ये है धर्मराज जी, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे जैसे साधारण समझ वाले आदमी के बूते की बात नहीं है। ऐसे ये जो जिस तरीके से क्रिकेट के अंदर एक नियम होता है डकवर्थ लुईस, जिसके अंदर टीमें जीत जाती है, टीम हारती हुई टीम जीत जाती है, जीतती हुई टीम हार जाती है, लेकिन वो आज तक मेरे जैसे साधारण समझ वाले आदमी को समझ में नहीं आया ना। वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि कानूनी पचड़े का ये डकवर्थ
तक किसी को समझ में नहीं आ रहा कि लोअर कोर्ट ने जिस तरीके से अभी तक केस की प्रोसीडिंग्स हो रही थी और ये मामला जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गया, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गया, और उस समय जिस तरीके से जजों ने टिप्पणियां की, जिस तरीके से इस मामले को समझ लीजिए जितनी इस मामले को गंभीर बताया, अगर एक मुख्यमंत्री को उन्होंने सेफ जमानत की तो ये कहकर के भी कि आप अपने कार्यालय नहीं जा सकते, यानी कि उनके पंख और उनके हाथ पंख विहीन करके उनको जमानत दी। और उसके बाद में लोअर कोर्ट कह रही है कि भाई कहने का तात्पर्य धर्मराज जी कि जो आदमी जो व्यक्ति जो काम करता है उसको प्राइमा फेसे ही उस चीज का अंदाजा हो जाता है कि ये चीज कहीं फेक है या ये चीज इसके अंदर कुछ ना कुछ फेक है। आप जैसे आप पत्रकार है और कोई भी न्यूज आती है आपको एक मिनट में समझ में आ जाती है यार ये न्यूज तो शायद फेक न्यूज है, मैं इसको एक बार वेरीफाई करता हूं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे न्यायिक प्रक्रिया कैसी है वो भी तो दोषी सरकार पे ही देंगे ना हम, कि आम जनता इन्हीं न्यायालयों से आम जनता। धर्मराज जी एक बात और बताऊं कि 2% से ज्यादा जनता ऐसी नहीं है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाती होगी। चलिए सर, मैं निरंजन जी आपके पास आता हूं। ये क्या नेतागण कुछ भी बोल देते हैं फैसले आने पे, क्या बोलने के साथ साथ वो इस चीज को नहीं देखते कि इसको हम जस्टिफाई कैसे करेंगे पब्लिक के बीच में? देखिए धर्मराज जी, ऐसा है राजनीति का जो कुत्सित चेहरा है ना वो यही है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि फलाना आदमी पलक झपकते ही वो बदल जाता है, लेकिन राजनीति एक ऐसी घृणित चीज है जो बिना पल के झपकाए बदल जाती है। और हमारे यहाँ जैसे आपने देसी कहावत कही थी, मैं भी एक देसी कहावत कह देता हूं कि झूठ का बोलने वाला और धरती का सोने वाला कभी सकड़ेला नहीं, कभी कंजूसी नहीं बरतता, पूरा फैल करके का बात करता है। तो उसी तरीके से लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण बात जो धर्मराज जी आपने कही उस चीज को कोई भी आदमी आत्मसात नहीं कर रहा है। आपने क्या कही कि आप क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, कोई क्या बोल रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जनता अपना क्या अनुमान लगा रही है। लोग अगर आज भी जनता को ये समझे कि जो हम बोलेंगे वही चीज मान लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि भारतीय राजनीति के अंदर इतना घालमेल हो रहा है कि कभी वो बी टीम, कभी वो सी टीम, कभी वो ए टीम, कभी वो फलाना टीम। लेकिन यहां पे एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा ये है अनिल जी से, इकोनॉमी पे तो कभी धर्मराज जी अगर आप डिबेट रखेंगे तो मैं अनिल जी से सीधा थोड़ा सा अपना ज्ञानवर्धन करना चाहूंगा, कुछ सवाल मेरे भी हैं इकोनॉमी करना चाहूंगा डिबेट में। लेकिन के अंदर मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के साथ हुआ, जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी के साथ हुआ, तो जिस तरीके से क्वेश्चन तो एजेंसियों पर है, क्वेश्चन एजेंसियों पर है, और ये चैलेंज एजेंसियों के लिए है कि वो अपनी साख को कैसे मजबूत बनाकर रखते हैं, कैसे उसको जस्टिफाई करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। डॉक्टर साहब आपका भी, निरंजन जी